गुड मॉर्निंग क्लास, जल्दी बैठिए बाबू, हट जाओ। बाबू आप लोग जल्दी बैठिए, इससे पहले के क्लास लड़की लोग एडजस्ट हो जाएगी, लोग कहीं कहीं एडजस्ट हो जाइए, बीच में खाली जगह नहीं रहना चाहिए। ये जो एक लाइन है ना, इस पे 15 लड़की कम से कम रहनी चाहिए एक लाइन में, ऐसे तो ठीक है, 15 एक लाइन पे रहनी चाहिए। चलिए बाबू यहाँ देखिए ध्यान से, आप लोग इधर देखो बाबू, वहां क्या लिखा है? गर्ल्स का सीट है। अरे वो हमको लगता है उसमें कोई डिफेक्ट है, वो लड़का नहीं है वो। उसको रोक के रखो, चेक करना पड़ेगा उसको, तो लड़का नहीं है। वहां बार बार लिखा है यहाँ तक लड़की का सीट है, तो मतलब जब सीट है तो सीट है, आप वहां बैठ के डिस्टर्ब ना करें किसी को। ए छोटका, खड़ा हो तुम। अशोक का कौन सा शिलालेख? 14 शिलालेख में 2 अन्य ऐसे शिलालेख बताइए जो भिन्न हैं दोनों से। पूरा याद रहे चाहे ना रहे, मुस्कुराएगा तो जरूर। थूर देंगे हम, वहां पे भीड़ नहीं रहता तो वहां आके थूर देते भाई, बकलोल कहीं का। ये चश्मा वाला, ये इधर आ, कौन है? तो यहाँ ना एक सवाल पूछ। चलो स्टार्ट करते हैं लोग अशोक के बारे में। हाँ, अशोक के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अशोक के बारे में जहां तक बताना था, क्या हुआ? नंदिनी कौन लड़की है इसमें? चाबी लेके चलाई है, कहाँ है वो? चाबी फेंक दीजिए वहां से, किसी लड़का को पास करा दीजिए। ले इसका मुंह फोड़ती रहती है। अरे फेंकने का मतलब 2-4 टो को पास कराना चाहिए। लड़की एक तो कोई चीज फेंकने को कहा, तो लड़की को तो अजीब है फेंकेंगे सर। समझे में नहीं आता वो जाएगा किधर, मुंह फोड़ती रहती इसका। अशोक के बारे में चलो बाबू अब ध्यान से हम लोग समझते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अशोक एक महान शासक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। योद्धा भी महान था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। हल्ला नहीं करोगे आवाज जाएगा, ठीक है? एक आदमी की आवाज आप 3-4 हजार रहेगा, सब मिलके हल्ला करेगा तो कहां से आएगा? सुनो ध्यान से, अशोक को अब जान ले लेते हैं लोग, बहुत जी गया, खत्म करते हैं। अशोक मरा था कि नहीं? चलिए अब इनको धीरे धीरे निपटाते हैं। अशोक का समय यानी मौर्य काल में, मतलब मौर्य वंश के समय, जो प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, प्रशासन करना बड़ी टफ होता है, उसमें हायरार्की फॉलो करना होता है। हायरार्की मतलब पद सोपान, ना आपको हायरार्की समझ में है और ना पद सोपान समझ में है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो थाने में जाते हैं, उसके ऊपर देखेंगे तो एसडीएम, सीओ, फिर ये आपका डीएम, कमिश्नर, सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है, सचिव बोलते हैं उसको, सचिव। अधिकारी लोग को छुट्टी उट्टी वही देते हैं सचिव से ही पूछ पाछ के मुख्यमंत्री लोग कोनो काम करते हैं। मतलब इन लोग को क्या आता है, बहुत ज्यादा इन लोग का फील्ड एरिया राजनीतिक नॉलेज होता है, ऐसे कोई किताबी तो होता नहीं उतना, तो सचिव का पद। उसी तरह जब मौर्य काल में जो आप प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो सबसे ऊपर होता था राजा, सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे युवराज, राजा के नीचे सबसे पहला कौन था भैया? राजा, तो वंशानुगत था। उसके नीचे युवराज। अब आपको भी पता होगा कि बिंदुसार के 2 युवराज थे, सुसीम और अशोक। कली बताइए तो श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसे भेजा गया और बाद में
किसने दिया? अशोक। तो ये दो लोग तो हो गए भैया राजा के नीचे युवराज। अब प्रांत बना दिए गए थे, स्टेट, प्रांत बनाया गया था स्टेट। तो प्रांत का था प्रांतपति। क्या था? प्रांतपति, पति का अर्थ ध्यान रखने वाला, प्रांतपति। ये क्या देखता था? स्टेट, स्टेट। अब जब स्टेट देखता था तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी तो कौन कौन स्टेट थे? तो पहले 4 स्टेट थे, अशोक ने कलिंग जीत के एक और स्टेट मिला लिया, तो अशोक के समय कितने हो गए? 5 हो गए। ऐसे अशोक को मिला कितना था? 4। क्या जीत लिया इसने? कलिंग पर कई बार आक्रमण हुआ है, लेकिन पूरी तरह कलिंग को जीता किसने था? अशोक। क्या इससे पहले क्या नंद वंश का शासक महापद्म नंद ने भी तो कलिंग पर आक्रमण किया? क्या जीत पाया था पूरी तरह? पूरी तरह नहीं जीता था, आक्रमण किया, कुछ हिस्सा जीता, कंप्लीट नहीं जीता था। अशोक का प्रांत का प्रांतपति। इसके बाद आता है जिला। जिला को कहा जाता था विष। तो विष का शासन विषपति, जिला का शासन विषपति। ये प्रांत हो गया। प्रांत मतलब हो गया स्टेट, प्रांत मतलब स्टेट, स्टेट का शासन प्रांतपति। विष मतलब क्या हो गया? जिला, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। आप लोग भी किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले होंगे। डिस्ट्रिक्ट से याद आया, यहाँ एक कोई लड़की है जिसका ये छूटा हुआ है पर्स, और इसमें ये छूटा जो था ये क्लासरूम में नहीं छूटा, ये मार्केट में यहाँ से लगभग आधा उधर सब्जी मंडी के पास छूटा है। तो इसमें किसी ने चेक किया तो उसका आई कार्ड इसमें है कोचिंग का, वो और उसमें इस बेचारी का इसमें एको पैसा वैसा नहीं है, लेकिन उस बेचारी का सारा डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ देखो। अब बताइए ये लड़की लोग को भी हम समझ में नहीं आता ये क्या करती है सब। बताओ ये सब लेके दिखाते तुम देखो, अरे हंसता मत यार, तुम लोग को भी समझाते हैं। ये पर्स में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने की जलते हैं, आधार कार्ड, ला आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक एटीएम, ये दो कौन सी वोटर कार्ड, एगो और एटीएम, एगो नयका वोटर कार्ड, सब ओरिजिनल। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको पोस्ट ऑफिस से करके इसके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वहां घर भेज देंगे। और क्या कर सकते हैं? इसमें नंबर भी रहता तो कम से कम इसको याद से भेजवा देना जी बेचारी के घर पे। लेकिन आप सबको कहते हैं ये सब डॉक्यूमेंट लेके घूमने की चीज है, इसका फोटोकॉपी रखिए अपने पास। अब इसमें इसका ना कोई नंबर है ना कुछ कि आदमी इसको बुला दे सके, उसको भी पता नहीं होगा, उसको तो गिरा होगा बाजार में, उसको क्या पता कि कोचिंग में आया। हाँ, पैसा होगा तो कोई निकाल लिया होगा, पैसा तो इसमें था नहीं। आप लोग को भी कहते भाई इस सब चीजों को लेके मत घुमा कीजिए। तो मिला तो हम कल कोरियर कर देंगे, इसको याद से कोरियर कर देना जी। सैटरडे संडे बीच में आ जाएगा, उतना देर में लड़की का आधा लीटर खून सूख जाएगा। और आधार कार्ड का है। चलो भैया, जिला जो हो गया विषपति, जिला का शासन किसके पास हो गया? विषपति। इसके नीचे होता था एक होता गोप। क्या होता था? गोप। गोप जो होता था 10 गांव का मालिक होता था। 10 गांव का क्या होता था? गोप। क्या होता था? गोप। आज भी पटना में कई लोग जो होते हैं उनका टाइटल देखिएगा गोप लगा होता है। बिहार में गोप, कई तो यहाँ पे लोग हैं पटना के लोकल लोग, पता नहीं कौन गोप है, वो टाइटल है। इसके सबसे नीचे था ग्रामीण। क्या था? ग्रामीण। ग्रामीण क्या था? मुखिया, गांव का मुखिया। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे नीचे वाला ग्राम, और सबसे बड़ा कौन था? राजा। क्या था? राजा। अब आप बताइए मौर्य काल में जो प्रशासन था क्या एक ही व्यक्ति के पास था? सबके पास था। तो यानी प्रशासन केंद्रीकृत यानी एक ही व्यक्ति के पास था कि विकेंद्रित था? डिसेंट्रलाइज था। यही अच्छा भी होता है, डिसेंट्रलाइज। आज भी आप देखिएगा तो शासन, आज भी हम लोग का जो भारत है वो डिसेंट्रलाइज है। आपके गांव में अगर नल लगवाना है तो आपके यहाँ के सांसद का वो काम नहीं है, ना ही आपके विधायक का काम है, वो मुखिया का काम है। और मुखिया को इसकी सूचना वार्ड मेंबर देता है कि हमारे गांव में फलाना के दुआरी पे एगो नल का लगा दीजिए, लगा देता है, वहां पे फिर पैसा आता है। तो मुखिया का काम है। जैसे पटना में कोई गली बनवानी है पटना शहर के अंदर, तो यहाँ के पटना के विधायक बनवाएंगे, सांसद, नगर निगम, यहाँ का नगर निगम, उसी के देख रेख है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, फिर भी लोग कचरा फेंक देते हैं। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। सबसे ऊपर बताइए पद बोलिए सबसे पहला। राजा के नीचे युवराज, युवराज के नीचे प्रांतपति, उसके नीचे विषपति, उसके नीचे गोप, उसके नीचे ग्रामीण। क्या था? ग्रामीण। सबसे बड़ा पद राजा। गोप के अंडर कितने गांव? सबसे छोटा पद
प्रांत का शासन किसके पास? जिला का शासन जिला का शासन विस्पति के पास। प्रांत को देखते हैं। मौर्य काल में कुल प्रांतों की संख्या 4 थी। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4, लेकिन अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके एक और राज्य को जीत लिया। उस राज्य का नाम क्या था? कलिंग। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को पूरी तरह से जीत लिया। किसने? अशोक। तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 5। प्रांतों की संख्या 5। स्टार्ट करते हैं, लोग नक्शा के हिसाब से देख लेते हैं, यादें हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये इधर का एरिया समझिए। सबसे ईस्ट साइड में देखेंगे उत्तरापथ। कौन सा? उत्तरापथ। उत्तरापथ ये हो जाएगा यहाँ पर। दक्षिणापथ ये हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा अवंती। ये पूरब की ओर है तो प्राची, पूरब की ओर है तो प्राची। और ये वाला हो जाएगा उड़ीसा वाला कलिंग। उड़ीसा वाला क्या हो जाएगा? कलिंग। कितने राज्य हो गए? 5। कितने राज्य? 5। अब आप बताइए कि ये तो उत्तरापथ हो गया, ये दक्षिणापथ, ये अवंती बीच वाला। अवंती को क्या अशोक ने जीता था? अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले था आपका नंद वंश। नंद वंश से पहले था आपका शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश से पहले था हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार अपने राज्य का डॉक्टर जीवक को अवंती के राजा चंद प्रद्योत की सेवा में भेजा। उसने तो वहीं पे अधीनता स्वीकार कर दी। ये तो इसे वंशानुगत मिलते आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो पिछला चीज याद रखेंगे यहाँ पे। ये जगह बोलिए तो प्राची। कौन सा? प्राची। और ये कलिंग। इसमें अशोक का मुख्यालय यानी राजधानी किसमें होगा? प्राची में। कौन सा? प्राची। तो ये प्राची को पूर्वापथ कहते थे। ये कौन सा हो गया? उत्तरापथ। कौन सा? उत्तरापथ। ये दक्षिणापथ, ये अवंती, ये कलिंग, ये प्राची। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। प्राची इसी में था। तो प्राची की राजधानी, प्राची की पाटलिपुत्र, प्राची की कलिंग की तोसली, कलिंग की कलिंग। देखिए हम पहले वही बता रहे जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया। उत्तरापथ का बताइए तो? तक्षशिला। उत्तरापथ का तक्ष। उत्तरापथ। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र। तो दक्षिणापथ स्वर्णगिरी। अब आ गए अवंती। अवंती का उज्जैनी। अवंती का उज्जैनी। उज्जैन या उज्जैनी मत ये बराबर है, वही चीज है। उज्जैनी। तो टोटल अशोक के समय कितने राज्य? लेकिन मौर्य काल में 4। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। तक्षशिला तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में चला गया, अभी वर्तमान में विभाजन जब हो गया। स्वर्णगिरी महाराष्ट्र दक्षिण भारत में है। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी प्राची को पूर्वी प्रदेश भी कहा गया, क्योंकि पूरब में है। इंडिया के हिसाब से बिहार तो पूरब में ही है। यहाँ कलिंग का तो समझ में आ गया। अशोक के समय अशोक देखिए नहीं, आपका गड़बड़ हो गया। देखिए उत्तरापथ तक्षशिला पाकिस्तान। सुनिए ध्यान से, मटेरियल में हम देख लेते हैं। ये यहाँ पढ़ देते हैं। 5 थे जो निम्नलिखित है प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती उज्जैनी मध्य प्रदेश, प्राची यानी मध्य पाटलिपुत्रा। प्राची को मध्य प्रदेश बीच में लिख दिया ना, उसको पूर्वी प्रदेश बना लीजिए। क्या बना लेंगे? पूर्वी प्रदेश। गलती से मिस्टेक हो गया, बहुत ज्यादा गलती है। आई थड़ा चलता है। अगर गलती ना रहे तो आप मटेरियल को ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ते हैं ना, उतना तो होशियार हैं आप लोग। ब्रैकेट में लिख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? किसमें सही करना है? अभी सोया था ये। चलो भाई यहाँ देखो, आगे बढ़े। 11 तारीख से ज्योग्राफी होगा। हैशटैग ज्योग्राफी क्लास लिखता है। शिवरात्रि 11 तारीख को है। 1 नंबर महाकाल, 1 नंबर महाकाल। पृथ्वी तीसरी आंख खोल देंगे महाकाल तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? शिवरात्रि के दिन, इसलिए उसी दिन भूगोल देखते हैं।
अच्छा, असल में लड़की सब उस दिन व्रत रहती है, उस दिन व्रत रहती है लड़की सब। वो कोई शाम को आए, चलो अब बोल दिए तो शिवरात्रि के दिन ले, 11 तारीख को शिवरात्रि है जी, तो गड़बड़ा गया तब तो भाई। देखो अरे चलो कोई बात नहीं, तो ले नीचे गिर गया, निकाल दूसरा दे दो, है कि नहीं, नीचे गिर। आए देखो भाई, शिवरात्रि यहीं पे आदमी, शिव जी का त्योहार है, मतलब बहुत, मतलब होली वगैरह टाइप का बड़ा की तो जरूरत नहीं, इतना दिन लॉकडाउन हुआ, अब तो छुट्टी का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, पांचों याद रहेगा। किसी को कोई दिख, अरे यार चोट लग जाएगा, इसको चोट लग जाएगा, तुमको अंदर मत जाओ, चलो बैठो। चलो यहाँ देखो ध्यान से, उत्तरापद की राजधानी दक्षिणापद की उज्जैनी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, प्राची का हाँ पाटले, और कलिंग का, तो चलो यहाँ ध्यान दो आप सब लोग। कलिंग, अशोक की जो मृत्यु हो जाती है, अशोक का जन्म कब हुआ था ये बताइए, लाइव वाले लोग सारे लोग। 304 ईसा पूर्व अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया 259 ईस्वी। अशोक के समय जो कलिंग युद्ध हुआ, जो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व, कलिंग की मृत्यु, अशोक की मृत्यु हो गई 232। देखिए लिखा है कि नहीं, लाइन नीचे लिखा हुआ, हाँ लिखा सही है, सुनिए ध्यान से। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व जब हो गई, तो अशोक का जो बेटा आया जिसका नाम था कुणाल, अशोक का बेटा कुणाल योग्य नहीं था, इवन कि अशोक के बाद जो भी आया वो योग्य नहीं था। उसमें से अशोक ससुर कुछ गलती करके चल गए। कैसे, देखिए, एक तो इन्होंने बौद्ध धर्म को इतना ना वैल्यू दे दिया, ये बात हकीकत है कि इन्होंने दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन बौद्ध धर्म को इतना वैल्यू दिए और बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिए कि इनका खुद का खजाना खाली हो गया। अपने दो बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहां भेज दिए थे, श्रीलंका। कहां भेज दिए, श्रीलंका के राजा ने क्या अशोक की अधीनता स्वीकार की थी? नहीं, केवल बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। कौन सा बौद्ध धर्म, यहाँ बोलते हैं सिंघल, कौन सा, सिंघली, कौन सा, सिंघली। आज भी वहां बौद्ध वालों को क्या कहते हैं, सिंघली बौद्ध कहते हैं। अशोक का पूरा खजाना खत्म हो गया। अशोक ने हथियार को क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, जिस वजह से डर लोगों में खत्म हो गया। और कहावत कहा जाता है, भय बिना प्रीत कहाँ, जहां डर नहीं वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। किसी रिश्ते को निभाने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इंसानियत, दूसरा डर, तीसरा जरूरत। ये 3 चीजें ही पूरी दुनिया को बांध के रखी है। दुनिया में आधे रिश्ते तो लोग केवल इसलिए निभा रहे हैं कि कभी कोई काम आ जाएगा, वरना आधे रिश्ते तो ऐसे खत्म हो चुके हैं। तो ये जरूरत है कि कभी ना कभी कोई काम आ जाएगा। डर है ससुरा, डर, समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग यहाँ बैठ के शांति से हल्ला नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग के अंदर भी किसी न किसी चीज का एगो डर है। हाँ, कभी भी थूर देंगे बहुत बुरा, चूर देते हैं एकदम पकड़ के बढ़िया से। तो एक डर है, दूसरा आपको जरूरत है, क्योंकि जिस दिन ज्यादा हल्ला करेंगे उस बैच को 10 दिन छुट्टी देंगे, लाइव वालों को पढ़ा देंगे। आपका 10 दिन छूटेगा, उन सबका नहीं छूटेगा, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं। तो आपके अंदर क्या है, डर है और जरूरत। इसके अलावे भी है आपके माँ बाप का दिया गया संस्कार, जो इंसानियत है आपके अंदर। तो आपके अंदर तीनों है। किसी किसी ससुरा में तीनों में कोनो नहीं है, समझ में आ गया? वही हल्ला करता है पीछे। तो रिश्ते निभाने के लिए तीनों चीज जरूरत होते हैं। अशोक ने सबसे पहले क्या त्याग दिया, हथियार त्याग। लोगों के अंदर इंसानियत थी, जरूरत भी थी राजा की, लेकिन राजा का डर खत्म हो गया। और यही सबसे बड़ा खराबी हो गया। हमेशा डर बना के रखिए और जरूरत बना के रखिए। जिस दिन आपकी नौकरी हो जाएगी ना, उस दिन आप, मेरी वैल्यू आपके आगे खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी। फिर आप नहीं समझते हैं, आप केवल शब्दों को पकड़ते हैं, अच्छाई गहराई से नहीं। जिस दिन नौकरी हो गई ना, किसी भी रिश्ते में 3 चीज की जरूरत है। जिस दिन नौकरी हो गई, आपका डर खत्म, जरूरत खत्म, बस इंसानियत के नाते रिश्ते रहेंगे। और अगर आप में बहुत से लोगों की इंसानियत तो खत्म हो जाता है, तो वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और उनको, मतलब कई ऐसे लड़के हैं जिन्हें जॉब लग गया ना, तो उन्हें क्या लगता है, अरे यार जॉब लग जाएगा, आप मेरे पास आइए, नहीं आइए। तो ये बहुत, हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक खुशी होती है कि माँ बाप ने आपको जन्म और संस्कार दिया, पढ़ाए लिखे, तो हम ही आपके आ जाने से या आपका एगो लड्डू खा लेने से हमारा जीवन पार ना हो जाएगा। लेकिन अपने आप पे थोड़ा खुशी होती है कि चलो, जिनको डांट उठ के जमीन पे बढ़ाए थे वो सब कहोगे। आते भी हैं, सो लड़का आता है, यहाँ पैसा नहीं है, मिठाई उठाई लेके आता है,
वो कब आता है? जब सैलरी मिल जाता है, क्योंकि आधा किलो मिठाई लेवे नहीं करते हैं क्योंकि जानते ही चाचा इसके बाद ही दोबारा ना मिलेगा लग लो इसको आप। तो अशोक ने जो हथियार त्यागा, ये उसके लिए सबसे बड़ी क्या हो गई? भूल साबित होगी। अरे खुद हथियार मत चलाओ। राजू को दिए थे ना सेवा करने के लिए, परदेशक को दे देता लाठी, घूम घूम मार ससुरे। यहाँ पे डर तो बना रहता। इसलिए इसका जब बेटा आया कुणाल, तो कुणाल उतना योग्य नहीं था। और कुणाल के बाद अंतिम शासक, कोई भी योग्य शासक नहीं हुए सर। अंतिम शासक बृहद्रथ, अंतिम शासक बृहद्रथ, अंतिम शासक। अब बृहद्रथ के समय ये कलिंग का राजा, देखिए जब अशोक ने हमला किया था तो कलिंग का राजा नंदराज, कलिंग का राजा नंदराज। लेकिन जब पाटलिपुत्र में अशोक मरा, कुणाल आया, ऐसे ऐसे करते करते अंतिम शासक जब आए बृहद्रथ, तो यहाँ पे भी शासक बदल गया, नाम हो गया खारबेल। क्या हो गया? कह दिया कलिंग अलग, कलिंग अलग। तो अशोक ने कलिंग को क्या किया था? जीता था। लेकिन अशोक का मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के कलिंग क्या हो गया? भारत से अलग हो गया। और इसके कोई भी योग्य शासक नहीं बचा। इसके अधिकारी लुटेरे हो गए, जहां तहां पैसा लूटने लगे लोग, प्रांतपति, विषपति, ये सब घूसखोर हो गए, सब भ्रष्टाचार बढ़ गया, जिस वजह से इसके दरबार में मतलब चोर वाले अधिकारी ज्यादा घुस गए सब। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ थे, वो थे बकलोल। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। किसे किया? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि सचुराई तो बकलोल है, इसको राजा बन के क्या होगा? और इतिहास से गवाह है कि हर्यंक वंश का अंत उसी के सेनापति ने किया। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश का अंत उसी के सेनापति ने किया। नंद वंश को तो खैर उसका सेनापति नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य मारा था। लेकिन मौर्य वंश का अंत उसके अंतिम शासक बृहद्रथ द्वारा नियुक्त उसका खुद का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? तलवार लिया इसे और कहा कि चलिए सेना के परेड में, समझ में? सेना के परेड में गॉड ऑफ ऑनर का प्लेट लिया जाता है ना, आप किए होंगे, तो इसे गॉड ऑफ ऑनर का प्लेट दिया जाता है इस तरह सबको। राजीव गांधी को भी मारा गया था इस तरह श्रीलंका में, गॉड ऑफ ऑनर का प्लेट लिया था, तो बंदूकें से मार दिया, वहां पे कंधे टूट गया था इनका वहां पे। तो वो कभी अलग बात है उसका, समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? तो अशोक ने बृहद्रथ को उसने क्या कहा कि चलिए हम आपको क्या करते हैं, मतलब परेड में ले जाते हैं। अब परेड में ले गया, एगो सिपाही को सिखाया था कि मार देना, गटैये काट देना सीधे। तो जाके सैल्यूट ले रहे थे, मार के छपाक से गटैये उड़ा दिए, जा यहाँ पे खत्म हो गया बृहद्रथ। और किस वंश का अंत हो गया? मौर्य वंश का अंत हो गया। और मौर्य वंश का अंत करने वाला खुद उसी वंश का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और कहा कि भाई राज्य तो वही रहेगा, राज्य तो वही रहेगा, बस कलिंग अलग हो गया था, राज्य क्या रहेगा? वही रहे। बस यहाँ जो पोस्टर लगा हुआ है हर जगह मौर्य वंश का, वो पोस्टर चिपका के मिटाकर वहां शुंग वंश लिखा जाएगा। जिस तरह मुगल सराय का पोस्टर हटा के दीनदयाल उपाध्याय, कांग्रेस का पोस्टर हटाकर बीजेपी का पोस्टर, मौर्य वंश का पोस्टर हटाकर शुंग वंश। लेकिन ये पोस्टर क्या परमानेंट रहेगा? इनको भी उखाड़ेगा और खुद को इन्हीं का सेनापति। हाँ, वो दूसरा था। एक और बृहद्रथ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे बताइए? जरासंध के समय, याद है? हाँ, बृहद्रथ वंश, मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ। लेकिन उसका ऐतिहासिक प्रमाण है, वो धार्मिक मान्यता है। कैसा है? धार्मिक। तो वो भी एक बृहद्रथ है। देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको 3-4 जगह। एक बृहद्रथ में होगा, एक नंदी वर्मन में होगा, एक चंद्रगुप्त में होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो एक नाम से कई आदमी होते हैं ऐसे कि नहीं होते हैं? तो ये कौन से वंश का अंत हो गया? मौर्य वंश। मौर्य वंश के शुरुआत में कितने राज्य थे? 4। अशोक ने जीता 5। मौर्य वंश जब लड़खड़ा रहा था तो फिर कितने हो गए? 4। मौर्य वंश में शामिल किया गया अंतिम राज्य कौन था? कलिंग। मौर्य वंश से अलग होने वाला राज्य कलिंग। किस राजा ने कलिंग को अलग किया था? खारवेल। किस राजा के समय अशोक ने आक्रमण किया था? नंदराज के। मौर्य वंश के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था? अशोक का हथियार त्याग देना। दूसरा कारण देखिए, ये भी बहुत बड़ा कारण नहीं था। एक और बात बता, ये भी बहुत बड़ा कारण नहीं था हथियार त्याग देना। सबसे बड़ा अगर कोई कारण था तो उसके उत्तराधिकारी जो उसके बाद आए थे वो लोग का क्या हो जाना? भ्रष्टाचार, वो अयोग्य तथा भ्रष्टाचारी हो जाना, जिस वजह से बौद्ध धर्म क्या हो गया? समाप्त। बौद्ध धर्म कर रहे हैं, मौर्य काल समाप्त हो गया। इसके बाद कौन आया? शुंगवन। स्टार्ट किया जा शुंगवन। रेडी है? लाइए तो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ देते हैं। क्वेश्चन पूछे बताएंगे अशोक के बारे में, मौर्य वंश से पूछते हैं।
अशोक के समय पैसा भी खत्म हो गया था। देखिए बाबू, बात समझिए आप, जो जो कारण गिनवाएंगे सारा कारण सही है। ट्रेजरी का यानी कोष का खत्म हो जाना, उत्तराधिकारी का अयोग्य हो जाना, अशोक के हथियार त्याग देना, भ्रष्टाचार हो जाना, अधिकारी जो होते हैं राजा के प्रति ईमानदार न रहना, सारा कारण है। लेकिन एक बात कहते हैं कि अगर हमारा कोष खाली भी हो जाता है तो योग्य व्यक्ति का काम होता है उस कोष को भरना। आपको जानकर ताज्जुब होगी, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते थे ना 1991 में, तो भारत इतना गरीब हो गया था कि केवल 15 दिन का पैसा बाकी था। सारे देश भारत के ऊपर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए थे कि अब ये फिर बर्बाद हो गया, 15 दिन बाद तो इसका हालत भिखारी की तरह हो जाएगा। मनमोहन सिंह को जब कमान दिया गया था 1951 में, 1991 देखिए हमारे से मात्र ये गलती हो जाता है भाई बोलने में, इसको ध्यान नहीं दे। 1991 में तो उन्होंने नई आर्थिक नीति लाया था और उसके बाद भारत को इतना सुधारा मनमोहन सिंह ने, इतना सुधारा, जिस तरह से लोहार बर्तन को कैसे ठोकते रहता है उस तरह भारत को ठोकते रहा। कब से? 1991 से। और 2004 में उनको भारत के प्रधानमंत्री का पद मिला। और जब ये 1991 में हालत ये था कि भारत के पास केवल 15 दिन का पैसा था, और जब ये 2004 में जब शासन किए और 2004 से 2014 तक जब ये शासन रहे, तो भारत को पीपीपी मॉडल यानी परचेजिंग पावर, यहाँ भारत की परचेजिंग पावर खरीदने की क्षमता कितने दिन की थी? 15 दिन। 15 दिन के बाद भारत के पास खरीदने का पैसा नहीं था। और जब 2014 में मनमोहन सिंह ने अपना कमान नरेंद्र मोदी को सौंपा, तो पूरी दुनिया में परचेजिंग पावर के हिसाब से भारत को 3rd नंबर पे लाके रख दिया, पूरी दुनिया में 3रा नंबर। ये क्षमता था। तो ये भारत वाले ऐसे भाई साहब यहाँ ठान लेते हैं तो एक से, इसलिए आप देखिएगा नरेंद्र मोदी को भी देखिएगा, वो अपनी भाषण में कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते होंगे, डायरेक्ट मनमोहन सिंह को भी नहीं करते, क्योंकि मनमोहन सिंह कभी राजनेता थे ही नहीं, वो एक अधिकारी थे, वहां पे वो राजनेता नहीं रहते। वो बहुत देश के, कभी भाषण सुने उनका? 10 साल कार्यकाल में 3 बार भाषण दिए, वो भी एक बार जब शपथ लिए, एक बार जब जा रहे थे तब, एक बार बीच में। तो वहां पे राजनेता वाला। और वही मोदी जी को देखिए, मोदी जी एक मतलब एकदम प्रखर राजनेता है, भाषण देते हैं मित्रों, चुप, चलो ध्यान से देखो आगे। देखिए इस वंश, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, सेल्यूकस निकेटर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत का राजा, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो राजा, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल में जो अभियान, जो अभिलेख मिला है उसका नाम क्या है? महास्थान अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के किस अभिलेख से अकाल की जानकारी मिलती है? हाँ, सागौर अभिलेख। ऐसे मरियल की तरफ बोलेगा लोग दिमाग खराब हो जाता है। सागौर अभिलेख कहां पर है? गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी में है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत चला गया था? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत? भद्रबाहु के नेतृत्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में कौन सा झील बनवाया था? सुदर्शन झील में कितने राजाओं के नाम है? मतलब वो जो जूनागढ़ अभिलेख उसमें 3 राजाओं के। राजा के सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? चाणक्य ने दिया था। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? बिंदुसार के मुख्य रूप से कितने बेटे? बिंदुसार ने किससे दार्शनिक अंजीर तथा शराब मांगा था? सीरिया के नरेश का नाम क्या था? एंटियोकस। राजदूत का नाम डैमेकस। सीरिया के नरेश ने कौन सा चीज देने से मना कर दिया? दार्शनिक देने से मना कर दिया। अमित्र घात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। अमित्र घात बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध का सिंहासन किसे दिया गया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कौथे वर्ष किया था? राज्याभिषेक के कौथे वर्ष? कलिंग आक्रमण के बाद अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा को कहां भेजा? अशोक की सबसे फेवरेट पत्नी। अशोक के अभिलेख को किसने फालतू समझ के फेंक दिया? पैंथर। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की प्रेरणा? अशोक के लघु शिलालेख की संख्या? किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? राजस्थान के भबरू अभिलेख में। राजस्थान के भबरू अभिलेख की चर्चा किस पुस्तक में है? त्रिपिटक।
किसमें है? त्रिपिटक। अशोक के किस लघु शिलालेख में मोर बना हुआ है? लौरिया नंदन का। अशोक का कौन सा शिलालेख है जो बहुत छोटा है और टेक्स्ट से संबंधित है? रुमनदेही अभिलेख। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख। अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? डेरियस से। अशोक को पत्थर कहां से मिला था? हाँ, चुनार से मिला था। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? द्वितीय अभिलेख। उसमें तो पशु चिकित्सा। कौशाम्बी अभिलेख। उसे इलाहाबाद कौन लाया था? अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख। 14 शिलालेख में 2 भिन्न शिलालेख जो खरोष्टी लिपि में, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। द्विभाषी अभिलेख किसे कहते हैं? हाँ, सरे कुना अभिलेख। सीताध्यक्ष कौन विभाग देखता था? आकराध्यक्ष खनन। लक्ष्मणाध्यक्ष राक्षिन किसे कहा गया? गूढ़ पुरुष किसे कहा गया? सम्राता का काम क्या था? टैक्स। सन्निधाता। किस जगह से अशोक के एक भी शिलालेख नहीं मिले? अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु की असहिष्णु? हाँ, सहिष्णु था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कौन सा वंश देखते हैं? शुंग वंश। एक बार थोड़ा सा रफली देखते हैं शुंग वंश के बारे में। पहले सबसे पहले शुरू कहां से हुआ था वंश? हरियंक वंश है। शॉर्टकट क्या था? हसीन मसूक शाह। मसूक शाह, यही था ना। हम लोग कहां तक देख लिए? मौर्य वंश। अब कौन सा वंश देखना? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इनमें 3 चीज बहुत ध्यान से याद रखिए। सबसे पहला कि इन्होंने अपनी राजधानी तो पाटलिपुत्रा को रखा, लेकिन इन्होंने अपनी पहला राजधानी क्या था? पटना। पटना लिख देते आप समझिएगा, पाटलिपुत्रा उतना बड़ा लिखेंगे तो गलती हो जाएगा पिछड़ा में। विदिशा को बनाया। किसे बनाया? विदिशा। विदिशा कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है विदिशा। मध्य प्रदेश में है विदिशा। ये मगध पर शासन किया था। कहां शासन किया? मगध। इस मगध पर शासन किया, लेकिन ये खुद ससुरा मगध का नहीं था, ये मध्य प्रदेश का था, बाहर का था। तो कहेगा कि मगध पर शासन करने वाला गैर मगध राजा कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। कहेगा मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन था? पुष्यमित्र शुंग का वंश का नाम शुंग वंश। तो क्या था ये? क्षेत्रीय था कि गैर क्षेत्रीय था? हाँ, गैर क्षेत्रीय। गैर क्षेत्रीय। इनका लगाव ज्यादातर कहां था? मध्य प्रदेश। संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ये जाति का क्या था भैया? ब्राह्मण था। ऐसे ब्राह्मण इसे लिखाता है जी, ऐसा ही लिखा गया यहाँ। जाति का क्या था भैया? ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग जाति के क्या थे? ब्राह्मण। और इनको सबसे ज्यादा एलर्जी था तो बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध। जरा देखिए तो, जस्ट इसके पहले है मौर्य वंश। सबसे ज्यादा अगर बौद्ध धर्म का विकास कहीं हुआ तो किसमें? उसके बाद आया शुंग वंश। बौद्ध धर्म के पीछे भाई साहब ये हाथ धो के पड़ गया। ध्यान से समझिए, साउंड बढ़ाने के लिए बोल रहा है जी, देखना। तो इसने बौद्ध धर्म को उजाड़ने के लिए ना, जितने बौद्ध स्तूप थे जहां पूजा, देखिए स्तूप वो जगह थे जहां पे बौद्ध धर्म की पूजा आराधना की जाती थी, और चैत्य उस जगह को कहा जाता था जहां पर वो लोग भिक्षुक वगैरह रहते। तो ये लोग जो बौद्ध स्तूप था उसको तोड़वाना चालू कर दिया। जितने बौद्ध धर्म के मठ, स्तूप, संघ वगैरह थे सबको क्या कर दिया? तोड़वाना चालू कर दिया। बहुत ज्यादा तोड़वा दिया यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल तोड़वाया, इसने 2 स्तूप का पुनर्निर्माण भी कराया। पुनर्निर्माण नहीं मतलब डेकोरेशन कराया, जिसमें एक है सांची का स्तूप। उसकी जो खिड़कियां थी ऐसे नॉर्मल थी, तो उसके साइड साइड में तांबे का क्या लगवा दिया? चौखट लगवा दिया ताकि सुंदर लगे। और एक और मध्य प्रदेश में ही अभिलेख है, भरहुत अभिलेख। उसकी जो खिड़की थी उसको बेहतरीन पत्थर से करा दिया। जैसे ताजमहल भी तो पत्थर का ही है ना, तो बेहतरीन पत्थर से क्या किया? लगा दिया। संगमरमर नहीं लगाया, पत्थर में भी कई कैटेगरी होते हैं, सब बेहतरीन पत्थर। तो ये बौद्ध विरोधी था या बौद्ध विरोधी था? बौद्ध विरोधी था। लेकिन इसने 2
स्तूप का निर्माण कर, मतलब सजा। एक कौन था? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दूसरा भरहुत अभिलेख, कौन सा? भरहुत अभिलेख, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बताइए इसे किस चीज का करा दिया? तांबा का। किसा? तांबा का। ऐसे पत्थर से, पत्थर से खिड़कियों को, सांची के स्तूप की खिड़कियों को क्या किया था? बेहतरीन ढंग से तांबा का करा दिया। और भरहुत अभिलेख मध्य प्रदेश में उसको किसने करा दिया? पत्थर का करा दिया था। ये बौद्ध विरोधी था। इसके समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा क्या हुआ था? रुकावट आ गया। तो अब बताइए किस धर्म का विकास हुआ होगा? ब्राह्मण धर्म का। कौन धर्म? ब्राह्मण। ब्राह्मण थे यहाँ लोग, ब्राह्मण थे। इसके समय में 4 प्रमुख पुस्तकों की रचना हुई। जातक ग्रंथ की रचना किसके समय हुई? पुष्यमित्र शुंग के। जातक की रचना पुष्यमित्र शुंग। जातक ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसी के समय अष्टाध्यायी की रचना की गई। पाणिनि ने क्या रचना किया? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या? अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। कितने लोग बता सकते हैं इसका संबंध किससे? व्याकरण से। महाभास, पतंजलि ने क्या लिखा? महाभास। पतंजलि ने महाभास, महाभारत नहीं, महाभास। महाभास किसने लिखा था? पतंजलि। महाभास लिखा था पतंजलि ने। महाभास की रचना पतंजलि ने किया था। इसके अलावे मनु ने लिखा मनुस्मृति। किसने लिख दिया? मनुस्मृति। मनुस्मृति। इसके समय 4 प्रमुख पुस्तकों की भी क्या की गई? रचना की गई। इसने अपनी राजधानी रखा पटना था, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी फिर लेके कहाँ चला गया? विदिशा लेके चला। ये इस क्षेत्र का था कि गैर क्षेत्रीय जाति से। भाई साहब भारत में ना जाति की लड़ाई बड़ी हुई है। धनानंद जो का बाबूजी जो था महापदम नंद, वो क्षत्रिय के पीछे पड़ गया। क्या कर लिया? सर्व छत्रांतक। ये भाई साहब बौद्ध के पीछे पड़ गया। आवाज को क्या हो गया जी? बैटरी है, मिक्सर पुराना हो गया तो उसको चेंज करवा दो। लड़का सब महाभाष्य समझ में गया? ये पतंजलि थे। पतंजलि बहुत बड़े ब्राह्मण थे, यज्ञ वगैरह की जानकारी वगैरह महाभाष्य में। तो 4 प्रमुख पुस्तक की रचना हुई। जातक ग्रंथ, पाणिनि ने अष्टाध्याय, पतंजलि ने महाभाष्य, मनु ने मनुस्मृति। पहला राजनीति से संबंधित पुस्तक मनुस्मृति, मतलब शास्त्र, राजनीति शास्त्र से संबंधित होगा। इसके समय में विदेशी आक्रमण भी हुआ। इसके समय क्या हुआ? विदेशी आक्रमण हुआ। तो विदेशी आक्रमण इसके समय हुआ 2 बार। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुआ। कितने आक्रमण हुए? 2 आक्रमण हुआ। कितने आक्रमण हुए? 2। देखिए आप में लिखा है कि नहीं? 7 यवन लिखा है बीच में। इसके समय विदेशी आक्रमण हुए। ब्रैकेट में क्या लिखा है? यवन। या 2 हुए थे पुष्यमित्र शुंग के समय। डेमेट्रियस था और मिनांडर, 2 थे प्रमुख थे सब, डेमेट्रियस और मिनांडर। डेमेट्रियस जो था वो बहुत योग्य नहीं था, मिनांडर थोड़ा थोड़ा ठीक था। तो इसके समय विदेशी आक्रमण कितने हुए? 2। कितने विदेशी आक्रमण? 2। एक का नाम डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। दूसरा मियांडर। कौन था? मियांडर। ये आक्रमण किस देश से हुए थे? यवन से। कहां से? यवन से। यवन समझ रहे हैं ना? सिकंदर का जो एरिया था, यवन वाला, सिकंदर वाला एरिया। तो इसके समय कितने विदेशी आक्रमण हुए? 2। कितने विदेशी आक्रमण हुए? 2। एक का नेतृत्व किसने किया? डेमेट्रियस। दूसरे का? एक का डेमेट्रियस, दूसरा। इन दोनों में ही पुष्यमित्र शुंग जीत गया। दोनों में ही क्या हो गया? जीत गया। और दोनों ही लड़ाई इसने खुद नहीं किया, अपने बेटे अग्निमित्र को भेज दिया। किसे भेज दिया? अग्निमित्र ने किसे हरा दिया? और अग्निमित्र ने किसे हरा दिया? मिनांडर। लेकिन ये लड़ाई जीत के जब आ रहा था ना, तो इसका 4 महीना तक पते नहीं चला। इसका बेटा कौन? अग्निमित्र। पता नहीं चला कहाँ गया इसका बेटा। अजब टाइप का था, इधर उधर घूम रहा था, पता ही नहीं चला कहाँ। इसको डर लग रहा था पुष्यमित्र शुंग को कि हमारा बेटा मरा गया क्या यहाँ पे युद्ध में। असल में युद्ध के बाद जब आ रहा था ना, तो इसको प्रेम हो गया रास्ते में। लड़की का नाम था मालविका। क्या नाम था? मालविका। इस जो कौन सी था? अग्निमित्र। इस दोनों का जो चक्कर चला, सारा चक्कर को लिख दिया कालिदास ने। पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक ये सब कैसे उसको लाइन मार रहा था,
कैसे मुस्कुराया, कैसे फंसाया, कैसे उसको डेयरी मिल्क दिया। इससे डेयरी मिल्क अगर कोई लड़का खरीद रहा है ना तो 90% संभावना है अपने लिए नहीं खरीद रहा है। समझा कि नहीं? लड़का सबको अच्छा लगता है। हाँ, बहुत पुराना है डेयरी मिल्क। चलो ध्यान से देखो, सब सीबीएसई वाला खाता है, नाश्ता में डेयरी मिल्क खाएगा। इस सारा का सारा किताब में किसने लिख दिया? कालिदास। और किताबों को नाम लिख दिया मालविकाग्निमित्र। किताब का नाम क्या लिख दिया? मालविका। संग में रहे तो मालविकाग्निमित्र में किसके प्रेम की चर्चा है? मालविका और अग्नि। इतिहास गवाह है ससुराई, प्रेम का चक्कर सदियों से चलते आ रहा है। बहुत खराब है चक्कर, समझा रहे ना बाबू भैया? बहुत खराब चक्कर है इस सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए। खैर, हमारे समझाने ना समझाने से आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, सब समझ जाएगा। ये सब नहीं समझेगा सब आप लोग। चलो ध्यान से देखो। हाँ, स्टडी से प्रेम करो, अपने करना बहु गया। स्टडी से प्रेम करो यार, दूसरे को समझा रहा है। देखो ये सब लाइन में देखो भाई, प्रेम व्रेम वाला लाइन बहुत खराब होता है। इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा, और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया। क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। एक बार लात खा जाएगा ना, फिर उसका हिम्मत होगा दूसरे को उठा के देके मुंडी भाड़ में जो यहाँ पे। तो आप लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया में, भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खाना, क्योंकि लात खाना फिक्स है। लेकिन यही है कि पहले लात खा जाएंगे तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो अभी क्या हो जाएगा, करियर भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। तो दोनों को हराने का काम किसने किया? अग्निमित्र। डेमेट्रियस को हराया अग्निमित्र, अब मीनांडर को हराया। मीनांडर हार के जा रहा था, तब तक रास्ते में मिल गए नागसेन। कौन मिल गए? नागसेन। मीनांडर को कौन मिल गए? नागसेन। तो नागसेन ने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। किसकी शिक्षा दिया? बौद्ध धर्म। तो मीनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? ना। और इसकी जानकारी उन्होंने एक पुस्तक में लिखी जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या चीज है? तो एक पुस्तक है। इस पुस्तक में किन दो लोगों के वार्तालाप, बातचीत की चर्चा है? मीनांडर और नागसेन। मीनांडर पहला यमन आक्रमणकारी था जिसने कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो मिलिंद पन्हो क्या है भैया? किताब है। मिलिंद पन्हो क्या है? किताब है। इसकी जानकारी किस किताब में? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये क्या है? किताब है। इन दोनों को हराने का काम किसने किया था? अग्निमित्र। अग्निमित्र इन दोनों को हरा दिया था। मालविका अग्निमित्र किसने लिखा? कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास। इस सचुरा को लगता था पुष्यमित्र सुंको के हम ही बहुत बड़ा शेर है। क्या है? हम ही बहुत बड़ा शेर है, क्योंकि दुद्दू को हरा दिया तो मन बढ़ गया। तो इसके दरबार में पुरोहित थे। पुरोहित मतलब पंडित जी। पंडित जी का नाम था, देखो कहाँ गया, पतंजलि, महाभास वाले पतंजलि। पतंजलि से कहा कि देखो हमारा बेटा जो है अग्निमित्र, ये जो है बहुत बड़ा योद्धा है, ठीक है, भले अभी इधर उधर चक्कर में फंस गया, वो अलग बात है। यहाँ पर लड़का सब जो होता है ना, लड़के की प्रेम जो होता है मेहंदी की तरह होता है। एक बार चढ़ गया ना तो फिर वो उतर जाएगा कुछ दिन में। ये बात भली भांति किसको पता था? पुष्यमित्र सुंग। लेकिन ये बात अफसोस की बात है, आज तक किसी लड़की को पता नहीं चला। लड़का जब उसको डेमो देता है ना, अरे वाह तुम कितनी अच्छी हो, अरे उसको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही करेगा। जो तरह पता चलता है वो डेमो है, डेमो। एडमिशन बाद तोरा बताएगा वो। तो दुनिया में सबसे मतलब लड़की जब समझ रहे हैं ना, वो लड़की कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है जो लड़के के प्रेम पर भरोसा करे। हम गलत बोल रहे हैं? ये वही कहेगा गलत जो अभी डेमो दे रहा है। तो ये बात किसको पता था? पुष्यमित्र सुंग को, कि अग्निमित्र अभी ना पगलाया है, ये मेहंदी धीरे धीरे उतरेगी जब। और एक वक्त आता है कि मेहंदी ऐसे उतरती है कि दिखने पे याद भी नहीं रहता है कभी मेहंदी भी लगा। तो तू लोग ऐसा खचरा है लोग कि कोई वक्त था जब आप अपने कॉलेज लाइफ में हुए होंगे, मैट्रिक या उससे पहले, तो कोई आपकी जिंदगी किसी के नाम से शुरू होती होगी, खत्म होती होगी, और आज उसका नाम भूल गए होंगे लोग।
ये जीवन की सच्चाई है, जो इसे समझ गया उसके लिए जीवन बड़ा सरल है, क्योंकि छोटी सी जिंदगी में क्या क्या ठोकरें खा के सहेंगे। समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों के ठोकर से खुद कुछ सीख ले सके। तो ये जानता था। ये क्यों जानता था? हमको लगता है अपने समय में योग कचरे हो गए। कहा कि मेरा बेटवा सुधर जाएगा, आप 2 गो अश्वमेघ यज्ञ कराइए। अश्वमेघ यज्ञ बताइए, घोड़ा छोड़ दिया जाता है और जो अजुराएगा, जहां तक घोड़ा गया मेरा। अब पीछे से फौज चलती थी, जो तैयारी में आ रहा है यहाँ पे। अब हट गए लोग, तो 2-2 तो अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया? पुष्यमित्र। अश्वमेघ यज्ञ, कितने अश्वमेघ? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया? कितने यज्ञ कराया? किसके नेतृत्व में? इसलिए अरे बोल मत, गड़बड़ा जाएगा। पतंजलि नहीं रहेगा, लकड़ियां ज्यादा हो गया। पतंजलि, ठीक है, चलो ध्यान से बोलते हैं तो गड़बड़ा जाता है लिखने में। हमारा दिमागवा से चुरा के उतना तेज काम नहीं करता है। गाना बज जाएगा ना तो हमको सब चीजें भूला जाता है। मतलब अगर गाड़ी में गाना बजा दिए, हम अगर चला रहे हैं गाड़ी और अगर गाना बजा दिए तो सोचो हम लड़ा देंगे। ज्यादा ध्यान का नहीं। आप लाइफ में मल्टीपल फोकस नहीं कर सकते किसी चीज में। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टीपल फोकस नहीं कर सकते। इसका मतलब या तो आप गाने पे फोकस कर रहे हैं या तो ड्राइविंग पे फोकस कर। तो हमसे तो सिंगल फोकस हो पाता है। तो अश्वमेघ यज्ञ कितने कराया? 2। किसके नेतृत्व में? पतंजलि। इसका मन बढ़ गया, सचा 2 को अश्वमेघ करा के बहुत बड़ा अच्छा खासा जमीन मतलब कब्जा कर लिया। और इतना होशियार था सब ना, जानता था कि वो राजा बढ़िया है तो उधर से घोड़वा हाँक लेता था, इधर 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 थूर थूर देगा वहां पर। यहाँ जो बेचारा कमजोर राजा है, छोट मोट, उधर हाँक देता था, हाँक देता था। 2 को अश्वमेघ यज्ञ करा। इसको लगा कि हम बहुत बड़का राजा, अपने आप को अशोक द्वितीय समझने लगे। आया यहाँ पर, इसका मतलब जिसको देखो तनी सा, क्या बोले यार, तनी सा जीत जाते हैं तो अपने आप को सम्राट समझने लगते हैं। तो इसको लगा कि हम तो यहाँ मध्य प्रदेश से पूरा जीतिए रहे हैं, हमको कौन टकरा सकता है। अब कलिंग वाला तुम अलग कैसे हुआ रे मगध से, तोरो को मारेंगे। गया मारने, यहाँ कौन था? कार थूर दिया इनको उल्टे। कहा कि तू क्या समझता है, हमको एक बार वैक्सीन लग चुका है, अशोक लगवाया था। इतना ना बढ़िया से अशोक थूरा था कि यहाँ के लोगों ने हर एक हथियारों से परिचय हो गया था। ये हथियार इतना लेवल का थूरता है, ये हथियार इतना लेवल का थूरता है। कोई हथियार नहीं था जिससे अशोक ने थूरा नहीं था। इसलिए यहाँ का खारबेल ने किसको थूर दिया? पुष्यमित्र सिंह। मुंह झुझुआ गया, इनका गया है। इनको लगता था कि 2 यमन आक्रमणकारी को मार दिए और घोड़ा छोड़ के हाँक दिए, सब जीत जाएंगे। कलिंग वालों ने क्या कर दिया? थूर दिया। कलिंग के पास न भाई सब हाथियों की फौज बहुत ज्यादा थी और जंगल में ये लोग जाते थे, लोग युद्ध में। कलिंग में सबसे आधा जंगले था, बहुत बड़ा जंगल था। इसकी फौज जमीन पे भी रहती थी, पेड़ों पे रहती थी, इधर उधर जहां तहां छेद छाद के मार दिया सब बढ़िया से इन लोग को। तो यहाँ पतंजलि मतलब ये पुष्यमित्र सुंग हार गए थे। हालांकि पुष्यमित्र सुंग एक योग्य शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वंश के शासक, कई शासक हुए सब। इसी समय एक और यमन से दूत आया था। अब कोई आक्रमण करने नहीं आया था, क्यों? पता था कि इसका क्या हाल हुआ है। डेमेट्रियस थुरा के गया है, मिनांडर थुरा के गया है, वो किताब लेके गया है। तो अब आया हेलियोडोटस। कौन आया? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस आया तो वो युद्ध करने नहीं आया, यहाँ शिक्षा लेने आया। कौन शिक्षा? बौद्ध धर्म की शिक्षा। कौन शिक्षा? बौद्ध। ओकरा उठा के हिंदू धर्म की शिक्षा दे दिया। यही बौद्ध धर्म है रे। उसको भागवत धर्म की शिक्षा दे दिया। किस धर्म की? भागवत। विष्णु भगवान की मुख्य आराधना जो होती है वो भागवत धर्म में होती है। तो विष्णु भगवान के ही अवतार थे कृष्ण जी, विष्णु भगवान के थे राम जी। तो भागवत धर्म की शिक्षा दे दिया। उसको लगा कि हम कौन सा धर्म ले रहे हैं, खूब मन से पढ़ रहा था। और जब पढ़ लिया भागवत धर्म तो कहा कि यही ठीक है। यही क्या है? ठीक है। बचपन से लेके जब तक मर नहीं जाता है व्यक्ति को संस्कारों में बांध दिया जाता है कि अगर तुम अपनी माँ के गर्भ में हो तो वो भी एक संस्कार है, पूजा पाठ है। जन्म लिया, मुंडन से लेके, जनेऊ से लेके, शादी ब्याह से लेके, एक संस्कार में जीवन को 16 संस्कार में बांध दिया गया। अब बाकी धर्म में ससुरा हो गया, काम खत्म, संस्कार बांधने के लोग। तो उसने कहा कि भाई साहब देखो यही धर्म को अपना लेते हैं। तो भागवत धर्म किसने अपना लिया? हेलियोडोटस।
क्या हेलियोडोटस आक्रमण करने आया था? हाँ, वो शिक्षा लेने आया था। कौन सा शिक्षा मिला इसको? भागवत धर्म। कौन सा शिक्षा? भागवत धर्म। तो भागवत धर्म की शिक्षा मिली। अब टाइम आउट हो गया, आगे पढ़ा के शुंगवंश को खत्म कर देंगे, ठीक है। टाइम आउट होने से एप्लीकेशन वालों का अपने से कट जाता है। वैसे भी आप लोग का कहीं और भी क्लास होता होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल।